नमस्कार दोस्तों, मैं नमन सिंह स्वागत करता हूं आपका ईशाला में। आज हम संगीत भाग 5 के प्रश्नों की जानकारी प्राप्त करेंगे और उनसे जुड़े जो प्रश्न हैं उस और ऑप्शन के जो जैसा कि हम हमेशा हर वीडियो में आपको बताते रहते हैं, उसके जो उत्तर हैं उनसे जुड़े या आसपास के कुछ क्वेश्चन और उनके आंसर प्राप्त करते हैं। चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न था, उस्ताद निसार हुसैन खां का संबंध तबले के किस घराने से है? तो आप सबको पता होगा, जिनको नहीं पता है हमारे दोस्तों को मैं उनको बताना चाह रहा हूं। उस्ताद निसार हुसैन खां साहब अभी हैं और ये अजराना घराने का प्रतिनिधित्व करते हैं। अजराना घराने के प्रतिनिधि कलाकार हैं। वो अजराना घराना तबले के 6 घरानों मुख्य रूप से दूसरे नंबर पे घराने की स्थापना हुई थी, जैसा कि हम लोगों को कहीं हर जगह लिखा हुआ मिलता है, समझा हुआ मिलता है। ठीक है, चलिए चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन फर्रुखाबाद घराने के कलाकार नहीं है? तो जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया कि देखिए, या तो आपको ये पता होना चाहिए कि 3-4 ऑप्शन दिए हुए हैं और 3 या तो हमको पता हो कि ये नहीं हो सकता है, तब आंसर निकल सकता है, या ऐसा हमें मालूम हो कि जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से एक सही है, तब आंसर निकलेगा। तो दोनों टेक्निक अपनाइएगा, क्योंकि 4 ऑप्शन कभी कभी करीबी मिल जाते हैं और तो करीबी उत्तर होते हैं वो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट होते हैं। तो हम लोग शुरू करेंगे, जैसे कि तबला घराने के कलाकार नहीं है, इससे हमें बहुत सारे प्रश्नावली हमारी तैयार हो जाती है। हमारे बहुत सारे दोस्तों ने अपने उत्तर दिए, अलग अलग उत्तर दिए। तो आपको ये मैं बता दूं कि पंडित नयन घोष जी, अभी मैंने पिछली प्रश्नावली में आपको बताया था, जो कि बहुत ही अच्छे सितार वादक भी हुए हैं और बहुत ही अच्छे तबला वादक भी हैं। दोनों सितार वादक भी हैं और तबला वादक भी हैं, जो कि फर्रुखाबाद घराने से ताल्लुक रखते हैं। पंडित ज्ञान प्रकाश घोष जी, ये भी फर्रुखाबाद घराने के अच्छे कलाकार, विद्वान कलाकार। और अच्छी इनकी खास बात देखिए, ज्ञान प्रकाश घोष जी हारमोनियम भी उतना अच्छा बजाते थे, गायन भी उतना अच्छा करते थे, तबला तो क्या कहना, बहुत अच्छे शागिर्द तैयार किए हैं। नयन घोष जी ने भी ज्ञान प्रकाश जी से सीखा है और पंडित आनंदो चटर्जी, इन्होंने भी ज्ञान प्रकाश जी से सीखा है ना। तो बहुत विद्वान ज्ञान प्रकाश घोष जी रहे हैं। अच्छा, आनंदो चटर्जी के बारे में आपको बता रहा हूं कि आनंदो चटर्जी ये जो हैं, शुरू में इन्होंने लखनऊ घराने के आबिद हुसैन खलीफा जी से पहले तबले की शिक्षा ली। अप्रॉक्सीमेटली 3 से 3.5 साल तक इन्होंने लखनऊ घराने की तालीम ली है पूरी, जो कि वादन शैली में दिखता है उनके। और वर्तमान में फर्रुखाबाद घराने का जो विधिवत शिक्षा ली इन्होंने, शुरू में तो खैर लखनऊ घराने उन्होंने ले लिया था, उसके बाद में जो फर्रुखाबाद घराने की शिक्षा ली, वो प्रॉपर आज भी फर्रुखाबाद घराने के प्रतिनिधि कलाकार के रूप में नियुक्त हैं और बहुत ही अच्छा तबला बजा रहे हैं। हमारे सब साथी जानते होंगे, सभी दोस्त बहुत ही अच्छे बखूबी जानते होंगे। और चलते हैं पंडित विश्वनाथ बोस जी के पास में। तो जो पंडित विश्वनाथ बोस जी हैं, ये फर्रुखाबाद घराने के नहीं हैं, ये बनारस घराने के कलाकार हैं, जिनके पुत्र सुपुत्र पंडित कुमार बोस जी बनारस घराने का प्रतिनिधित्व, सशक्त प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ठीक है, तो पंडित विश्वनाथ बोस जी पंडित कंठे महाराज जी के शागिर्द थे और जो इनके बेटे रहे जो इस टाइम हैं कुमार बोस जी, वो उनके गुरु रहे पंडित किशन महाराज जी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग। नचकरण घराने को अन्य किस घराने के नाम से भी जानते हैं? आप सब जानते होंगे, नचकरण घराना जो है लखनऊ घराने को बोलते हैं, जो कि लौ प्रधान घराना भी रहा है। ठीक है, तो अक्सर आ जाता पहले नचकरण, चूंकि भाई पहले कथक वहीं होता था लखनऊ में, वाजिद अली शाह जी के दरबार में, जैसा कि इतिहास मिलता है। बहुत कथक हुआ, ईश्वर मिश्र जी थे, ठाकुर प्रसाद मिश्र जी थे लखनऊ घराने में, बहुत अच्छे दरबारी कथकाचार्य थे। तो उस टाइम ठुमरी का, जैसे कि हम लोग को पता है, वाजिद अली शाह जी ने ठुमरी का आविष्कार किया है, आविष्कार का किया, प्रचार प्रसारक भी रहे हैं और बहुत सारी ठुमरियाँ उन्होंने लिखी अपनी बानी पुस्तक में। ठीक है, तो ये लखनऊ घराना जो रहा है, लखनऊ घराना नचकरण बाज के नाम से भी मशहूर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है हमारा, प्राचीन काल में लय का क्रम क्या होता है? हमारे बहुत सारे दोस्त बहुत कंफ्यूज रहे इस चीज को लेकर के। तो आपको मैं बता दूं एक चीज कि प्राचीन काल में लय का क्या क्रम रहा है, मैं आपको बता रहा हूं। जैसे विलंबित, मध्य, द्रुत,
फिर द्रुत, मध्य, विलंबित। हम आज जो भी गायन वादन करते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, विलंबित लय लेते हैं। उसके बाद में जब अलापचारी गत बजाते हैं तो हम लोग मध्य ले लेते हैं। और जब तराना, झाला या ऐसी चीज कुछ बजाते हैं, गाते हैं, या टुकड़े पेशकार के बाद में जब हम गत टुकड़े, नौहक्का, बड़े बड़े टुकड़ों पे चक्रदार फरमाइशी पे आते हैं तो हम लोग द्रुत ले लेते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा सिस्टम रहा वर्तमान का। लेकिन प्राचीन में ऐसा नहीं था। प्राचीन काल में ठीक उसका उल्टा होता था। ठीक है, प्राचीन में ठीक उल्टा होता था इसका। जैसे कि हम सभी लोगों को पता है कि लय 3 प्रकार की होती है जो कि भिन्न है। उसके अंतर्गत आती हैं आड़, कुआड़, बियाड़, नुआड़, जो भी चीज लयकारी आती हैं वो हमारी लयकारियां होती हैं। लय नहीं होती। लय बेसिकली हमारी 3 होती है, विलंबित, मध्य, द्रुत। लेकिन प्राचीन काल में हम लोग सबसे पहले क्या गायन करते थे, जब सामवेदी या ऋग्वेदीय ऋचाओं को जब हम लोग गाते थे तो क्या होता था, उस टाइम सबसे पहले हम लोग द्रुत लेते थे, फिर मध्य लेते थे, फिर विलंबित करके उसका समापन कर देते थे। ये आगे चल के हम लोग बहुत वृहद पढ़ेंगे इस विषय में। ठीक है, तो आप इस चीज को बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। द्रुत से, मध्य से विलंबित, ये प्राचीन है। वर्तमान में विलंबित, मध्य और द्रुत। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। 5वां प्रश्न है हमारा, प्राचीन काल में हाथ से ताली देने वाले को क्या कहते हैं? अरे भैया, हाथ से ताली दे दो, लेकिन उसका प्राचीन काल में कोई नाम था। और आज भी कर्नाटक संगीत में बखूबी आप इस चीज को देख सकते हैं कि हर किसी कार्यक्रम में, लगभग हर किसी कार्यक्रम में एक ताल देने वाला रहता है, जिसको हम लोग कहते हैं पाणिवादक। ठीक है, पाणिवादक। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, हम लोग को अक्सर मिलता रहेगा ये नाम। नेक्स्ट आगे हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पखावज वादक मनुजी मृदंगाचार्य जी की कौन सी रचना रही है? देखिए, मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि ये मनुजी मृदंगाचार्य जी की रही है ताल दीपिका। 1 से 4 भागों में है। ठीक है, मनुजी मृदंगाचार्य जी की ताल दीपिका एक ग्रंथनुमा पुस्तक है जो 1 से 4 भागों में है। ठीक है, इस पे आप कंफ्यूज नहीं तो मत होइएगा। ये बहुत बार हमारे जो सेकंड पेपर होता है, फर्स्ट पेपर तो जनरल होता है, सेकंड पेपर में जो मिक्सचर टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसमें रविंद्र कर्नाटकी सब आता है, अक्सर पूछा जाता है। तो हमारे अन्य विधाओं से जो जुड़े होते, ताल का प्रश्न है तो जाहिर सी बात है तबले वालों को पता होगा, अवनद्य वालों को पता होगा। ठीक है, लेकिन गायन वालों को बहुतायत कंफ्यूज हो जाते हैं। याद होता है, मालूम होता है, आप लोग पढ़े हो, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज जाते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है। ताल दीपिका मनुजी मृदंगाचार्य, थोड़ा याद करने का अपना प्रयास करिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। 7वां प्रश्न है हमारा, निम्न में लय का प्रकार क्या है? जैसे कि हमने आपको बताया, ऑप्शन दिए थे। पहला ऑप्शन था तिस्र चतुस्र खंड, द्वितीय था विलंबित, मध्य, द्रुत, और अगला था आड़, कुआड़, बियाड़, या उपरोक्त में कोई नहीं। तो हमारे सभी दोस्तों को पता है, होना चाहिए, जिनको नहीं पता है होना चाहिए इनको पता है। देखिए, विलंबित, मध्य, द्रुत जो होता है वो लय का प्रकार है। और लय कितनी हमने बताई थी? 3। तो थोड़ा सा समझ जाइएगा इसको। ठीक है, अब तिस्र चतुस्र खंड, भाई ये भी क्या है? इसके आगे भी तिस्र चतुस्र खंड मिश्र संकीर्ण, यह जातियां हैं, वो कास्ट वाली जातियां नहीं है, ये ताल की जातियां हैं। ठीक है, तो चलिए आगे। और अगला हमने ऑप्शन दिया था तीसरा, आड़, कुआड़, बियाड़। जैसे अभी हमने बताया आड़, कुआड़, बियाड़, नुआड़, व्हाटएवर। तो ये हमारी लयकारियां हैं, लय के प्रकार नहीं है, लयकारियां हैं। ठीक है, जो लय के अंतर्गत आती है। चलिए अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। 8वां प्रश्न है हमारा, फर्द का संबंध किस विद्वान से है? फर्द विषय है ये, इसको बाद में डिस्क्राइब करेंगे हम। अभी हम लोग प्रश्नावली तैयार कर रहे हैं तो आपको इन शॉर्ट बता देते। फर्द का संबंध, शब्दांतर से मत जाइएगा, इसमें लोगों के मतभेद हैं, लेकिन मतभेद इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है,
बनारस घराने में पंडित बैजनाथ मिश्र जी हुए हैं, जिनको बैजू जी करके बुलाते थे, जो कि पंडित राम सहाय जी के 5 शागिर्दों में या सप्तऋषि मंडल, जो 7 ऋषियों में 7 शिष्यों में एक थे बैजनाथ मिश्र जी, जिनको हम लोग क्या कहते थे, ये फर्द के आविष्कारक हैं। ठीक है, फर्द के आविष्कारक, हम चाहे तो ना बोलें आविष्कारक, फर्द के प्रचार प्रसारक भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसकी बहुत लंबी कहानी है, इस विषय में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। चलिए आगे चलते हैं, है ना। 9वां प्रश्न है हमारा, तबले के कोषाध्यक्ष, तबले का कोषाध्यक्ष कौन है? भगत जी। ये भगत जी जो हैं, जिनको गुरुदत्त अपने उपनाम से भी जाने जाते थे, और ये भी पंडित राम सहाय जी के शागिर्द हैं, जो कि बनारस घराने के सशक्त प्रतिनिधि रहे हैं। और इनकी परंपरा में आपको बता दूं, थोड़ी सी चेन है इनकी। पंडित अनोखेलाल जी बहुत ही प्रकांड विद्वान तबला वादक, कौन नहीं जानता होगा उनको, वो इन्हीं की परंपरा से रहे, पंडित भगत जी की परंपरा से रहे। क्योंकि परंपराओं का समूह है बनारस घराना, इसलिए बहुत सारी परंपराएं विकसित हुई। आज हम सब देखते हैं उन परंपराओं को अच्छे से, और अच्छे से प्रतिनिधि कलाकार हुए हैं जी। ये अक्सर प्रश्न आया है, आप उसको समझिएगा बात को। ठीक है, और अगला प्रश्न है हमारा, खापरू मामा अपने किस वास्तविक नाम से जाने जाते हैं? खापरू मामा। ठीक है, तो जो खापरू मामा रहे हैं वो हमारे पंडित लक्ष्मण राव परवर्तीकर। अच्छा, खापरू मामा एक बहुत ही ताल लय के इतने प्रकांड पंडित थे, कुछ कहने को नहीं। ये गोवा राज्य से संबंधित थे खापरू मामा, जिनका वास्तविक नाम है लक्ष्मण राव परवर्तीकर। ठीक है, ये इनकी विलक्षणता देखिए आप, कि तबला कर्नाटक पद्धति, उत्तर भारतीय पद्धति तो अच्छे से जानते ही थे, और ताल देने का उनका एक अपना अलग क्रिया थी। वो एक हाथ से एक ताल देते थे, दूसरे हाथ से दूसरे ताल की ताल प्रॉपर दिखाते थे, ताली खाली, और एक पैर से अलग और एक पैर से अलग, मतलब 4 तरह से अलग अलग ताल को दिखाते थे और सम पर आते थे। हाँ, ये आज हम देख सकते हैं, पंडित सुरेश तलवलकर जी ऐसा करते हैं, और सुरेश तलवलकर जी बहुत प्रभावित रहे हैं खापरू मामा से, ये अपने खापरू मामा के नाम से मशहूर रहते हैं। ठीक है, और नाम इनका है पंडित लक्ष्मण राव परवर्तीकर, जो कि पहला इसका ऑप्शन है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। काल किससे संबंधित है? ये बहुत कंट्रोवर्शियल हो सकता है लोगों के लिए, लेकिन उसको आप सामान्य सी सोच में अगर आप सोचेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगी चीज। मैं एक उदाहरण देकर के आपको समझाता हूं। प्रश्न कह रहा है काल किससे संबंधित है? काल जो है ताल प्राण से संबंधित है। ताल के कितने प्राण होते हैं? ताल प्राण 10 होते हैं। ठीक है, उसका पहला ही भाग होता है काल। ताल के 10 प्राण हैं, तो पहला है काल, यानी कि काल, मार्ग, क्रिया, अंग, ग्रह, जाति, कला, लय, यति, प्रस्तार, ये 10 प्राण होते हैं। इनसे मिलके हमारा एक ताल का कॉम्बिनेशन बनता है, ताल बनती है, तालों के विस्तार होते हैं। ठीक है, तो हमने ये बोला है काल किससे संबंधित है। तो कई हमारे दोस्तों ने समय भेजा है। ठीक है, समय भी है, लेकिन बात समझिएगा कि छोटे छोटे समय मिल करके हमारे काल का निर्माण करते हैं। ठीक है, बहुत छोटा सा समय, निमिष, ऐसे करके बहुत सारे समय मिलते हैं, फिर वो समय मिलता है, तो ये समय के अंतर्गत आता है और काल के भी अंतर्गत आता है। ठीक है, और आप इसको कुछ भी कह सकते हैं, हम बिल्कुल इस चीज से सहमत है। लेकिन हम आपको कह रहे हैं कि अगर आपसे एक ऑप्शन, आपको एक प्रश्नावली दी जाए और आपसे यह कहा जाए कि कालिदास सम्मान समारोह, ये कालिदास समारोह कहां होता है, मैंने आपको पहला ऑप्शन दिया मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन दिया उज्जैन, तीसरा ऑप्शन दिया उत्तर प्रदेश, चौथा दिया गुजरात, तो आप क्या लगाएंगे इस जगह? मध्य प्रदेश लगाएंगे कि उज्जैन लगाएंगे? जाहिर सी बात है आप लोग उज्जैन ही लगाएंगे, चूंकि नियर अबाउट जो ऑप्शन क्लियर करता है वो हमको लगाना होता है। अब मैं 4 प्रदेशों का नाम दे देता, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल, उत्तराखंड, तो ये बताइए आप लोग क्या लगाते? मध्य प्रदेश लगाते, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर उज्जैन है, उज्जैन में कालिदास समारोह होता है। तो कहने का ये मतलब है कि काल जो है वो नियर अबाउट किस चीज को दर्शा रहा है?
ताल के 10 प्राण में सबसे पहले आता है, लेकिन छोटे छोटे से समय मिलकर के काल का निर्माण करते हैं। तो थोड़ा इस चीज को थोड़ा बेहतर और अपनी सूक्ष्म बुद्धि से जानिएगा कि जो नियर अबाउट ऑप्शन होता है हमको उसी को टिक करना होता है, अन्यथा हम गलत कर देते हैं प्रश्न। ठीक है, अगर इसमें कोई संदेह है तो कृपया करके आप लोग हमको जरूर से जरूर अपने संदेह शेयर करिएगा, हम कोशिश करेंगे आपका निवारण करने का। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, रूहिणी किससे संबंधित है? हमारे कुछ दोस्त कहते हैं कि श्रुति से संबंधित है, बिल्कुल श्रुति से संबंधित है, लेकिन आप पहले ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन में श्रुति नहीं है तो किससे संबंधित हुआ? मूर्छना से। और रही बात मूर्छना की, तो मूर्छना एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इस विषय को लेकर के हम अगले अपनी क्लासेस में बताते हैं और वहां पे हम लोग डिस्क्राइब करेंगे मूर्छना को लेकर। तो रोहिणी इस समय ये जो 4 ऑप्शन दिए हुए, जाति, मूर्छना, राग, प्रबंध, तो मूर्छना से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग। निम्न में से कौन 2020 में पद्मश्री प्राप्त करता रहे? किनको मिला पद्मश्री पुरस्कार? तो आपको बता दें, मणिलाल नाग जी को मिला है। ठीक है, मणिलाल नाग जी जो कि सितार वादक हैं, मतलब हुए नहीं है, भी हैं। ठीक है, तो मणिलाल नाग जी इनको पद्मश्री 2020 का मिला है। ठीक है, आगे चलते हैं। राग पूरिया का वादी स्वर क्या होता है? तो राग पूरिया का हमारा वादी स्वर होता है गंधार, ग। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। मतंग मुनि के अनुसार नाद के कितने प्रकार हैं? वैसे तो नाद के 2 भेद हैं, आहत अनाहत, लेकिन सभी ऋषियों ने अपने कुछ ना कुछ अपनी अलग क्रिएटिविटी और अति सूक्ष्म बुद्धिमत्ता दिखाई है, तो उसमें से बहुत अच्छी बात है ये। तो हमारे मतंग मुनि के अनुसार नाद के 5 प्रकार हैं। ठीक है, तो पहला है सूक्ष्म, फिर अति सूक्ष्म, फिर है व्यक्त, फिर है अव्यक्त, लास्ट है कृत्रिम। ठीक है, ये 5 प्रकार माने हैं नाद के मतंग ऋषि ने, मतंग मुनि ने। ठीक है, तो इनको आपको बहुत बेहतर जानना है, 2 मत लगा के आ जाइएगा, 5 हैं। इसी तरीके से पंडित रामामात्य जी ने भी माने हैं, और भी बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने मत दिए हैं और अपने अपने नाम दिए। अक्सर आ जाता है कि कोई एक ऑप्शन दे दिया इनमें से और कुछ 4 कुछ और 3 कुछ और लगा दिए। तो इसमें क्या होता है कि क्वेश्चन आ गया, मतंग मुनि ने इनमें से नाद का प्रकार कौन सा है, मतंग मुनि के अनुसार नाद का कौन सा प्रकार है, तो इनमें से हमको ये याद होंगे, हम तभी तो लगा पाएंगे ना। ठीक है, चलिए इस चीज को ध्यान रखिएगा। और बहुत सारे, मैंने जैसा कि बताया कि बहुत सारे विद्वानों ने अपने अलग अलग मत भी दिए हैं, इसमें अलग अलग नाम दिए हैं, उसको हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग, और जल्दी जल्दी बढ़ते हैं। जैसा कि बताया जाता है गुरु पूर्णिमा, मैंने एक लोगों से पूछा गुरु पूर्णिमा से कि समारोह कहाँ होता है, तो कहने लगे वो तो हर जगह होता है। हम सब लोग गुरु पूर्णिमा मनाते हैं, गुरु के घर जाते हैं और पूजन पाठन करते हैं, अच्छे से प्रसाद लेते हैं, सब कुछ है। तो कहने लगे हर जगह होता है। मैंने कहा नहीं, एक पेटेंट होता है, तो गुरु पूर्णिमा का क्या होता है? तो कहने लगे कि मुझे नहीं पता। मैंने कहा आगरा में होता है, जो कि उत्तर प्रदेश का एक जिला है, जहाँ ताजमहल तो जानते होंगे भाई, ताजमहल कौन भूल सकता है। तो आगरा में होता है गुरु पूर्णिमा संगीत समारोह। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। वेद के कितने अंग हैं? कभी कभी आता है वेदांग कितने हैं, कभी कभी आता है वेद के कितने अंग हैं। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं वेद के अंगों की ओर। वेद के अंग हैं हमारे शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। वेदों के 6 अंग होते हैं, शिक्षा, कल्प,
व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ठीक है, इस चीज को बहुत ध्यान रखिएगा, ये ज्यादातर विषयों में काम देते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग चलते हैं। इसको आप लोग लिख भी सकते हैं और जिनको मालूम है वो समझे बात को। ठीक है, चलिए मिटा रहा हूं मैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है हंगाम किससे संबंधित है। ये ईरानी संगीत में हंगाम यूज होता है जो स्वर से संबंधित होता है। ठीक है, ज्यादातर लोगों को मालूम होगा ये हंगाम जो होता है वो स्वर से संबंधित होता है। वहां जैसे कि हमारे यहां स्वर बोलते हैं, वैसे ईरानी संगीत में उसको बोलते हैं हंगाम। और श्रुतियों के लिए मकाम या मुकाम। ठीक है, श्रुतियों के लिए क्या बोला जाता है, मुकाम। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को, बहुत ध्यान देने वाली चीज है कि भाई श्रुति क्या है और यहाँ पे क्या बोलते हैं। भाई हमारे यहाँ श्रुति बोलते हैं तो हर जगह बोलते होंगे, बिल्कुल बोलते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। हृदय नारायण देव ने कुल कितने मेल माने हैं। मैंने देखिए प्रश्न बनाया है कुल कितने मेल माने हैं। ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात है भैया, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस चीज को कि हृदय नारायण देव ने 12 मेल माने हैं जो कि लोचन ने माने थे, और हृदय नारायण देव जी ने एज इट इज यही 12 मेल मान लिए हैं। लेकिन मैंने पूछा है कुल, तो कुल है एक और मान लिया बराबर 13 मेल माने। और ये एक कौन सा है, हृदय नारायण देव जी ने ये जो एक एक्स्ट्रा मेल माना है वो हृदय रामा। ठीक है, हृदय नामा नाम से मेल माना है जो 13वां मेल कहलाया। ठीक है, हृदय रामा मेल। तो इस चीज को बहुत बेहतर देखना है हम लोगों को। और आपको बता दूं हृदय नारायण देव जी के 2 ग्रंथ भी हैं। इनके वैसे अगर देखा जाए, देखा क्या जाए, वो स्कूल में पता ही चल जाएगा हृदय नारायण देव जी के ग्रंथ हैं, ये अपने आप पता चल जाएगा। हृदय प्रकाश और हृदय कौतुक, सब चीज हृदय है भैया। हृदय से काम किया है तो हृदय है सब। हृदय नारायण देव 13वां मेल जो माना है, लोचन के 12 रख ली, उसके बाद एक जो लगाया उन्होंने, इस मेल का नाम इन्होंने हृदय रामा अपने ही नाम से दे दिया है। और इन्होंने 2 ग्रंथ लिखे हैं, हृदय प्रकाश और हृदय कौतुक। तो लिहाजा बहुत मुश्किल नहीं होगी इनको समझने के लिए। ठीक है, बात को बस समझना है आप लोगों को, ध्यान दीजिए इस चीज को। ठीक है, मिटा रहा हूं मैं, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अच्छा, अगला प्रश्न है हमारा। अच्छा, जब मैं कोई प्रश्नावली अगर आपको दूं तो उस चीज को बेहतर ये जान लिया करिए। अक्सर हम लोग गलती करते रहते हैं, हमारे दोस्त बहुत सारे बोलते हैं कभी कभी क्या होता है कि इनमें से कौन नहीं है, या कुल कितने हैं, या इनमें से कौन है, में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो थोड़ा प्रश्न अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो 20% आंसर तो अपने आप क्लियर हो जाता है। ठीक है, और बाकी भाग्य है, 4 ही ऑप्शन है, कोई तो सही निकलेगा ही लेकिन ऐसा नहीं करना, पढ़ के जवाब देना है आप लोग को। ठीक है, चलिए आखिरी प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। रस कौमुदी ग्रंथ किसने लिखा है। सभी को पता होगा हमारे दोस्तों को, श्रीकंठ जी ने लिखा है। ठीक है, रस कौमुदी किसने लिखा है, श्रीकंठ जी ने। तो ये बहुत बेहतर हम लोग जानते हैं कि किसने ये ग्रंथ लिखा है, श्रीकंठ जी ने लिखा है। ठीक है, ये हमारे 20 प्रश्न जिनसे थोड़ा थोड़ा जुड़े कुछ प्रश्न थे उनको भी हमने आपके सामने रखा है। और आपको मैं इसी तरीके से आगे और प्रश्नावली देता रहूंगा। और कुछ हम लोग की क्रिएटिविटी रहती है, हमारी ई शाला टीम की क्रिएटिविटी रहती है कि ऐसे प्रश्नावली तैयार की जाए जिनसे 2-3 क्वेश्चन जुड़े और आपके सामने आ पाए, यानी कि एक क्वेश्चन आपको बहुत सारा ज्ञान मिले आप लोगों को, और हम भी आपको बताने में समर्थ हों। इस तरीके से हम लोग आपको बताते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा देने की कृपा करते हैं कि भैया हम लोग जो पढ़ते हैं वो अगर कहीं कन्वे हो पा रहा है किसी चीज़ के लिए तो वो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ आप भी समझेंगे बात को और बेहतर समझते हैं आप लोग के रिप्लाई से मुझको लगता है आप लोग बेहतर समझते हैं इस चीज़ को, है ना। और बाकी कोई भी इस 20 प्रश्नों से अगर कोई भी संदेह है, तो अगर आपको कोई संदेह है या कोई भी कैसी भी प्रश्न आपके अंदर आ रहे हैं इनसे जुड़े, तो आप कभी भी प्रश्न का रिप्लाई करिएगा तो उस भाग को लेकर के जरूर बोल दिएगा कि इस भाग में ये प्रश्न था, इसके बारे में कुछ बताया जाए, क्योंकि मुझे भी कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, और
रही बात इस वीडियो की, तो जैसा कि मैं आपसे हमेशा बोलता रहता हूं कि इस वीडियो के लिए औपचारिकताएं जरूर पूरी करते रहेंगे आप। हमारा हौसला बढ़ा रहेगा, जिससे कि हम लोगों के अंदर ऊर्जा आएगी। आपका औपचारिकता हमारी जो है ऊर्जा देती है, आपकी औपचारिकता हम सबको ऊर्जा देती है, और हम लोग आगे से आगे बढ़िया से बढ़िया प्रश्नावली तैयार करने का प्रयास करते रहते हैं, जिससे कि आपको कम समय में अधिक से अधिक जानकारी मिले। अच्छा, और बाकी और इसके विषय में अगर आपको जानकारी लेनी है, जो हमारी पेड क्लासेस हैं, और पेड क्लासेस जानने के लिए हमारी जहाँ पे चलती हैं, उसके लिए हमारे जो नीचे स्क्रीन पर हमारे कांटेक्ट डिटेल दे रखी हैं, उन पे आप कांटेक्ट करिए और आपको सारी वहाँ पे आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।